आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाइब्रेशन क्या होती है। तो वाइब्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। आ रिपीटेड आ रिपीटेड आ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ आ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पे पूछने की वाली बात यह है कि बैक एंड फोर्थ क्या होता है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक झूला है। झूला क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई पीछे से पुश करता है तो वो सबसे पहले आगे मूव करेगी, फिर दोबारा पीछे आएगी। तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया, बैक एंड फोर्थ मोशन। यहाँ पे इसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड भी बोलते हैं। तो वाइब्रेशन होता क्या, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये यहाँ पे क्या है, रिपीटेड मेथड है और जब तक ये रिपीट करता रहेगा वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, सेंट्रल से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोला गया है। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाने चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं पेंडुलम का डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट बना देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। मैं यहाँ पे नाम भी लिखता रहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे थ्रेड है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, थ्रेड है। और यहाँ पे एक मेटल बॉब कनेक्ट है। ये हमारी जो बॉब है किसकी है, मेटल की है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो बॉब है हमारी किसकी है, मेटल की है। और ये जो हमारा पोजीशन है, इस पोजीशन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए। और इसको कुछ हाइट तक ले जाएंगे हम यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हम कुछ हाइट तक ले जाते हैं जिससे बैक एंड फोर्थ मोशन कर पाए। तो यहाँ पे इसको ले गए कुछ हाइट तक, इसको मान लेते हैं यहाँ पे बी। इसको यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है इसकी। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। और जब यहाँ पे इधर से मूव करेगा तो ये इधर से भी यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। और इसको नाम दे देते हैं हम सी। और यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पेंडुलम का डायग्राम है। और अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को समझना चाहे तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए से बी तक की जो पोजीशन है, ए से बी तक की जो यहाँ पे पोजीशन है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। या ए टू सी, यहाँ पे अगर बात करूँ ए बी और ए सी, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। अगर दोनों में से कोई सा भी लोगे तो वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ही होगा। तो होप आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे ए से लेकर बी की जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसको यहाँ पे क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोला गया है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कितना टाइम लेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, टाइम पीरियड बोला गया है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ वन वाइब्रेशन के बारे में कि एक वाइब्रेशन यहाँ पे कितनी होगी अगर मैं इस पेंडुलम को देख के बताऊं तो बी से लेकर सी पोजीशन और सी से लेकर फिर दोबारा बी पोजीशन। तो इसी को यहाँ पे क्या बोला गया, इसी को यहाँ पे बोला गया वन वाइब्रेशन। इसी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वन वाइब्रेशन बोलेंगे। कभी कभी एक वाइब्रेशन निकालने में, उसका टाइम पीरियड निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसका जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम मान लो यहाँ पे एक 20 वाइब्रेशन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 वाइब्रेशन ले लेते हैं। तो देखेंगे 20 वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। और टाइम को हम यहाँ पे स्टॉप वॉच से देख सकते हैं कि कितना सेकंड लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसको देख लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, जितना वहाँ पे टाइम टेकन, जितना वहाँ पे टोटल टाइम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जितना वहाँ पे टोटल टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना करा था, 20 वाइब्रेशन के लिए करा था। तो 20 वाइब्रेशन में यहाँ पे कितना टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 20, तो वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होगी उसको यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बोला गया है। When an object makes one vibration per second, its frequency is said to be 1 hertz। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर यहाँ पे 1 वाइब्रेशन पर सेकंड हो रहा है तो उसकी जो यूनिट होगी वहाँ पे क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी।
और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की जो यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और टाइम पीरियड की जो यूनिट होती थी वो यहाँ पे क्या होती थी, सेकंड होती थी। मैं बताना भूल गया था, जो टाइम पीरियड की यूनिट होती है वो सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की जो यूनिट होती है वो उसको किस में लेते हैं, हर्ट्ज में लेते हैं। और यहाँ पे अगर बात कर लें, अगर यहाँ पे 20 से कम हर्ट्ज होगा तो वो हमें सुनाई नहीं देगा, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और आगे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना हो, अगर मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना हो तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है यहाँ पे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। तो इसका यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे पेंडुलम एक, और पेंडुलम यहाँ पे 15 ऑस्किलेशन कर रहा है 5 सेकंड में। पेंडुलम यहाँ पे क्या कर रहा है, 15 ऑस्किलेशन कर रहा है, या 15 वाइब्रेशन बोल सकते हैं। 15 ऑस्किलेशन कर रहा है 5 सेकंड में। क्या कर रहा है, 15 ऑस्किलेशन कर रहा है 5 सेकंड में। तो अब मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मैंने बताया था क्या होता है, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड क्या होता है, वो होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम 15 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो 3 ऑस्किलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑस्किलेशन कह सकते हैं, या 3 वाइब्रेशन कह सकते हैं, या 3 हर्ट्ज कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। और 3 हर्ट्ज की जो यहाँ पे साउंड है वो हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमें 20 हर्ट्ज के नीचे का सुनाई नहीं देता है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड का रिलेशन तो हमें पता था, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 10 हर्ट्ज। मान लो कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 10 हर्ट्ज गिवन है। और इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। मैं यहाँ पे टीपी लिख देता हूँ। और टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 0.1 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि जो टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, सेकंड होती है। तो अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमेशा टेस्ट में इसके न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। होप आपको यहाँ पे रिलेशन और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।